नमस्कार, मैं करुणाशंकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं द आउटलुक क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। जैसा कि आपको सभी को पता है कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके एग्ज़ाम जल्द ही संपन्न होने वाले हैं। तो मैं आपको सामान्य हिंदी के बारे में बताऊंगा। एक एक चैप्टर वाइज अभी मैं बात करता हूं, जिसमें मैं आपको सामान्य हिंदी का सारा सिलेबस जितना आपको पढ़ना है उस सारे टॉपिक्स को मैं आपको बताऊंगा और फिर एक एक करके उन सारे चैप्टर को कवर करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला लेक्चर है सामान्य हिंदी हमें देखना है और सामान्य हिंदी। यहाँ पर मैं जो सामान्य हिंदी का सिलेबस बताऊंगा वो एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग होगा। सिलेबस जो होगा वो एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर एक एक टॉपिक हम देखते हैं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ और लिखते हैं पहला चैप्टर। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो रहेगा सामान्य हिंदी में वर्णमाला। वर्णमाला से कई सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। दूसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना रहेगा वो रहेगा शब्द विचार। देखिए डायरेक्टली आपको ये सिलेबस में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं आपको आपके पढ़ने के तरीके के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। शब्द विचार में कई सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। जैसे अब इसी में आप तत्सम और तद्भव शब्द देखते हैं, तत्सम तद्भव। दूसरा जो टॉपिक शब्द विचार के अंतर्गत आपको पढ़ना रहेगा वो विलोम। इसके अलावा पर्यायवाची, पर्यायवाची आपको पढ़ने हैं। साथ ही साथ अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द होते हैं वो आपको पढ़ने हैं, समश्रुति भिन्नार्थक। ये इतने कुछ टॉपिक जो हैं वो आपको शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ने होता है। तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो आपको पढ़ना है। देखिए सिलेबस जो लिखा मिलेगा वो लिंग, वचन और कारक लिखा हुआ मिलता है। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। लिंग आपको पढ़ना होता है, वचन और कारक, ये तीन टॉपिक आपको पढ़ने होता है। और ये सारे के सारे टॉपिक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो कहीं ना कहीं संज्ञा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक, ये डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में लिखा हुआ जो सिलेबस जारी करते हैं उसमें संज्ञा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लिंग, वचन और कारक ये तीनों टॉपिक लिखे हुए हैं जो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए आपको संज्ञा चैप्टर भी पढ़ना है। चौथा चैप्टर जो आपको पढ़ना रहेगा वो सर्वनाम है, सर्वनाम। पांचवा चैप्टर पढ़ना है वो है क्रिया। क्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। कई सारी प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो आपको पढ़नी होती हैं। वो सारी क्रियाएं कितने प्रकार की होंगी, कितने टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। अब क्रिया से रिलेटेड दो चैप्टर रहते हैं, काल और वाच्य। ये दोनों आपको पढ़ने हैं। काल पढ़ना है आपको और वाच्य पढ़ना है। छठा जो टॉपिक आपको पढ़ना होता है, अब ये पूरा इसके बाद विशेषण आ जाएगा, विशेषण। सातवां टॉपिक जो आपको पढ़ना रहेगा वो रहेगा अव्यय, और अव्यय में 4 चैप्टर आते हैं जिसमें आपको क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय बोधक अव्यय पढ़ने होते हैं। कुल मिला के आपको पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बारी जरूर पढ़नी है। अगर नहीं भी लिखा हुआ है डायरेक्टली एग्ज़ाम में तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप एक बारी पूरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें जो एक टॉपिक है, मान के चलिए मैं 8वां टॉपिक लिखे दे रहा हूँ, वाक्य अशुद्धि। वाक्य अशुद्धि जो आपको पढ़नी होती है, और जब आपको
इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको सेंटेंस में क्या एरर हैं, क्या गलतियां हैं वो ढूंढनी है। वो आप तभी कर सकते हैं जब आप यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, ये सब संज्ञा आपको पता हो, सर्वनाम पता हो, क्रिया पता हो, विशेषण पता हो, अव्यय के जो 4 चैप्टर हैं उनके बारे में आपको पता हो, और इसमें जो नियम लगते हैं वो पता हो। जब आप ये सारे डिटेल में पढ़े होंगे तभी ये 8वां चैप्टर जो लिखा मैंने वाक्य शुद्धि, तो आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको पढ़ने से पहले ये सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। विराम चिन्हों के बारे में पढ़ना है आपको। 9 नंबर टॉपिक विराम चिन्ह। दसवां टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो रहेगा समास। 11वां टॉपिक पढ़ना है वो संधि है। रस, छंद, अलंकार इसमें नहीं आते हैं आपके एसएससी जीडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। कुछ चीज़ें और आपको पढ़नी हैं वो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। 12 नंबर टॉपिक जिसमें आपको उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है, उपसर्ग और प्रत्यय। 13 नंबर टॉपिक में लिखे दे रहा हूँ जो आपको पढ़ना है वो मुहावरे इत्यादि हैं। मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, कहावतें हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और 14 नंबर इसमें एक आता है प्रतिस्थापन, जिसमें शब्दों को एक शब्द के स्थान पर कोई दूसरा उसी के जैसा अर्थ वाला शब्द आपको रखना होता है। तो ये प्रतिस्थापन, सॉरी मैंने प्रतिस्थान लिख दिया, प्रतिस्थापन होना चाहिए, तो ये पढ़ना होता है। एक टॉपिक और है 15 नंबर, ये वाक्य के पास ही मैं लिखे दे रहा हूँ। यहाँ वाक्य के भेद आपको पढ़ने होते हैं, वाक्य के भेद, तो ये चीज़ भी देखनी है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक और होते हैं जिसमें कुछ वर्ड्स वगैरह के हिंदी मीनिंग को इंग्लिश में, इंग्लिश मीनिंग को हिंदी में समझना और सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। कुल मिला के ये सामान्य हिंदी का सिलेबस है आपका, जो 15-16 टॉपिक लगभग आपको पढ़ने हैं। चलिए अब मैं आज के पहले टॉपिक को शुरू करता हूँ। पहला टॉपिक जो पढ़ना है आपको वो हिंदी वर्णमाला है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और हिंदी वर्णमाला चैप्टर हम शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला, तो सबसे पहले वर्णमाला की बात करें तो इसमें हम कुछ जो उससे पहले टर्म हैं, जो कुछ मुख्य शब्द हैं कि वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को आप जान लें। तो वर्ण क्या होगा वो सबसे पहले आप समझिए। वर्ण क्या होता है? वह छोटी से छोटी ध्वनि, मैं एक बारी लिखे दे रहा हूँ, वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो, जिसके टुकड़े ना हो, टुकड़े ना हो सके, वो क्या कहलाएगी? वो ध्वनि कहलाएगी। देखिए एक चीज को आप ध्यान रखिएगा, वर्ण और ध्वनि ये दोनों लगभग एक ही जैसी चीज हैं। अंतर बस इतना है कि जो वर्ण है, ये ध्वनि जो होती है ये मौखिक होगी, ये क्या होगी? मौखिक होती है, और जो वर्ण होता है वो लिखित होता है। वर्ण क्या होगा? लिखित होगा। ठीक, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मान के चलिए छोटा आ या आ बोल रहा हूँ, तो जब तक बोल रहे हैं तब तक ये क्या होगी? ध्वनि होगी। अगर आ मैंने लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? आ वर्ण कहलाएगा। तो इसको आप लिखित या इसके और भी कई सारे नाम हैं। प्रतीकात्मक रूप कह सकते हो, प्रतीकात्मक रूप, या आप कह सकते हो सांकेतिक रूप, सांकेतिक रूप। इसके आप नोट्स बनाते चलिएगा या आपकी मर्जी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये वर्ण क्या हो जाएगा? ध्वनि का लिखित रूप होती है। आप चाहे आप लिखित कह लें या प्रतीकात्मक कह लें या सांकेतिक रूप कह लें, तो वो क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। और अगर मौखिक रूप की बात करेगा तो वो क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। और वर्णों को एक नोट आप याद रखिएगा कि वर्ण को और क्या नाम दिया गया है? वर्णों को लिपि चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहेंगे? लिपि चिन्ह।
वर्णों को लिपि चिन्ह भी कहते हैं। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखेंगे। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हो गई वर्ण के बारे में। और वर्ण होते कौन कौन से हैं तो मैं ये आपको बता दूं, समस्त स्वर जो होंगे वो वर्ण होते हैं। क्या होंगे? वर्ण होते हैं। और अगर व्यंजन की बात करें तो हलंत वाचक व्यंजन, हलंतवाचक व्यंजन ये क्या कहलाएंगे? ये वर्ण कहलाएंगे। हलंतवाचक व्यंजन मतलब का के नीचे हलंत, खा ये हलंत, गा ये सब हलंत। ये हलंतवाचक जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। आप इसको हलंतवाचक कह सकते हैं या इनको आप स्वर रहित कह सकते हो। स्वर रहित मतलब बिना स्वर के, जो बिना स्वर के आए वो क्या हो जाएगा? वो वर्ण कहलाएगा। ठीक, तो ये वर्ण की कुछ बेसिक जानकारी थी। अब एक बार देख लेते हैं अक्षर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप इसको थोड़ा अगर चाहें स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अक्षर। अक्षर क्या होता है ये देखते हैं। तो अक्षर की परिभाषा मैं आपके सामने लिखे दे रहा हूं। अक्षर होता है श्वास के एक आघात में उच्चारित ध्वनि इकाई ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपका अक्षर। और आता कौन कौन है इसमें? तो समस्त स्वर जो होंगे वो अक्षर होंगे। समस्त स्वर अक्षर होते हैं। और जितने भी व्यंजन हैं वो स्वर सहित होने चाहिए। स्वर सहित व्यंजन वो क्या कहलाएंगे? अक्षर कहलाएंगे। स्वर सहित जो व्यंजन होंगे वो अक्षर कहलाएंगे। जैसे का, खा, गा। ध्यान दीजिए वर्ण में मैंने इसमें इन सभी में हलंत लगाया था, इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है। अब ध्यान देना, वर्ण क्या होंगे? वर्ण क्या हैं? दो टाइप से होंगे। एक मिनट, मैं ऐसे इसको नहीं लिखता हूं, दूसरे फॉर्मेट में लिखता हूं। जो वर्ण होंगे थोड़ा और शॉर्ट करें, स्वर और व्यंजन के बारे में लिखें। स्वर और व्यंजन ऐसे लिखते हैं, स्वर और व्यंजन। तो जो स्वर हैं वो क्या हैं? वर्ण भी हैं और अक्षर भी हैं। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। जो स्वर होते हैं वो वर्ण और अक्षर दोनों होते हैं। और जो व्यंजन होंगे वो दो तरीके से लिखे जाएंगे, या तो हलंतवाचक, या हम कह सकते हैं इन्हीं को कहा जाता है स्वर रहित। या तो जो दूसरा तरीका होता है व्यंजनों को लिखने का वो स्वर सहित होता है। तो अगर व्यंजन स्वर रहित है तो वो वर्ण कहलाएगा, और अगर व्यंजन स्वर सहित है तो वो अक्षर कहलाएगा। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो चलिए एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ वर्ण और अक्षर से संबंधित। मान लिया कोई नाम दे रखा है और उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस शब्द में कितने वर्ण हैं या कितने अक्षर हैं। मान के चलिए मैंने लिख दिया कलम, ये लिखा हुआ है कलम। अब अगर पूछें कि इसमें कितने वर्ण हैं तो कलम को वर्ण विन्यास करना है। सबसे पहले वर्ण विन्यास का मतलब इसमें कितने वर्ण आए हुए हैं। तो ये लिखा हुआ है का, और का पर जब हम हलंत लगाएंगे तो इसके साथ लगा हुआ छोटा आ अलग हो जाएगा। ऐसे ही ला आया हुआ है तो ला पे हलंत लगेगा और उसके बाद लिखा हुआ छोटा आ क्या होगा? अलग हो जाएगा। और माँ लिखा हुआ है तो जब माँ लिखेंगे और हलंत लगाएंगे तो उसके साथ भी जो छोटा आ लिखा है वो अलग हो जाएगा। अब इसमें वर्ण की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कितने वर्ण हो गए? 6 वर्ण हो गए टोटल। और अक्षर की अगर बात करें तो अक्षर क्या हो? व्यंजन स्वर सहित होना चाहिए, और स्वर अगर है तो वो स्वतंत्र रूप में लिखा होना चाहिए। तो इसमें देखिए का और ला और मा लिखा हुआ है, कोई स्वतंत्र रूप से स्वर नहीं लिखा हुआ है। तो का के साथ छोटा 1 अक्षर, ला के साथ छोटा 2 अक्षर,
और माँ के साथ छोटा आ क्या हो जाएंगे, 3 अक्षर हो जाएंगे। तो 1, 2 और 3, ये 3 क्या हैं, ये 3 अक्षर हो जाएंगे। ठीक, स्वतंत्र रूप से कैसे लिखा हो सकता है स्वर, जैसे मान लिया लिख दिया मैंने आकाश। अब आकाश शब्द में अगर वर्ण की बात करें तो इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो ध्यान रखना बड़ा आ की अपनी एक अलग ध्वनि होती है, तो इसको आप छोटा और छोटा आ दो बड़े मिला करके बड़ा आ नहीं बनाएंगे, बड़ा आ की अपनी एक अलग ध्वनि है। बड़ा आ हो गया, फिर का के बाद का पर बड़ा आ की मात्रा, और फिर सा आया हुआ है तालव्य वाला, तो तालव्य सा के साथ छोटा आ जुड़ा हुआ है, तो ये हो गए 3। अब वर्ण गिनेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, 4, 5, टोटल कितने वर्ण हो गए, 5 वर्ण हो गए आकाश शब्द में। और अगर अक्षर की बात करेंगे तो देखिए बड़ा आ स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ है तो ये 1 हो गया, का मतलब व्यंजन है, का के साथ बड़ा आया हुआ है तो ये संयुक्त रूप से है, तो ये एक, दूसरा ये हो गया और तीसरा इधर हो गया, तो 1, 2 और 3 कितने अक्षर हो गए, 3 अक्षर हो गए। अब बात करते हैं, मान लिया कोई चीज़ आधे अक्षर में दे रखी है, जैसे लिख दे ध्यान, या मान लिया लिखा हुआ है ध्यान। अब ध्यान का हम वर्ण विन्यास करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले धा आएगा, धा के साथ कोई स्वर नहीं आया हुआ है, इसके बाद या के साथ बड़ा आ आया हुआ है तो बड़ा आ लिखते हैं, उसके बाद ना है और ना के साथ छोटा आ लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ण काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5, ध्यान शब्द में कितने वर्ण हो जाएंगे, 5 वर्ण हो जाएंगे। और अक्षर की बात करेंगे तो ये धा के साथ कोई स्वर नहीं आया हुआ है तो धा हम नहीं काउंट करेंगे, या के साथ बड़ा आ आया हुआ है तो बड़ा काउंट होगा, मतलब या काउंट होगा। कारण इसके पीछे ये है कि कोई भी व्यंजन अक्षर तब माना जाएगा जब उसके साथ स्वर आया हो, धा के साथ स्वर नहीं है तो ये अक्षर काउंट नहीं होगा, या के साथ स्वर आया हुआ है तो ये 1 अक्षर हो गया, ना के साथ भी स्वर आया हुआ है तो 2 अक्षर हो गए। इसका मतलब ध्यान शब्द में 2 अक्षर और 5 वर्ण है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, कोई शब्द दे करके और पूछा जाता है उसमें कितने वर्ण या कितने अक्षर हैं। ठीक है, तो ये था एक टॉपिक आपका छोटा सा वर्ण और अक्षर से रिलेट करके। तो चलिए अगला देखते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन आपका क्या बनता है वर्णमाला से। तो अगले टाइप में मैंने रखा है इकाई। कई बार आपसे इकाइयाँ पूछता है कि भाषा की इकाइयाँ, तो मैं यहाँ पे भाषा भी लिखे दे रहा हूँ, भाषा की इकाई। तो मान के चलिए एक टाइप से आपसे पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। वो क्या होती है मैं अभी आपको बता रहा हूँ, फिलहाल मैं जितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो लिख रहा हूँ। दूसरा हो जाता है आपसे पूछता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। क्या पूछेगा, लिखित इकाई। तीसरा आपका क्वेश्चन बनता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। मौखिक इकाई ये आपसे पूछ सकता है। या चौथा क्वेश्चन बनता है भाषा की सबसे छोटी अर्थवान इकाई। अर्थवान कह सकता है, या अर्थवान की जगह सार्थक लिखा हो सकता है, सार्थक इकाई ये आपसे पूछ सकता है। पांचवें टाइप का बन सकता है क्वेश्चन आपसे भाषा की सबसे बड़ी इकाई। बड़ी इकाई। तो ये इतने टाइप से क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए एक बारी देख रहे हैं। अभी मैंने आपको वर्ण और ध्वनि के बारे में बताया। वर्ण और ध्वनि मैंने बताया आपको कि जो ध्वनि होती है वो मौखिक होती है और वर्ण क्या होती है, लिखित होती है। तो जब सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात करेगा तो वो ध्वनि हो जाएगा, और जब सबसे छोटी लिखित इकाई की बात करेगा तो वो वर्ण हो जाएगा। पहले वाली लाइन में लिखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई, ना लिखित की बात कर रहा है ना मौखिक की बात कर रहा है। तो ऐसे अगर प्रश्न मिलता है आपको, तो अगर उस प्रश्न में किसी विकल्प में स्वनिम लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप उसको प्रेफर करेंगे, और अगर स्वनिम नहीं है उसके बाद अगर वर्ण है विकल्प में तो आप वर्ण सही कर सकते हैं। ठीक, चौथे प्रश्न पे आते हैं भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। तो जैसे यहाँ स्वनिम होता है ऐसे ही रूपिम लिखा हुआ मिलेगा,
क्या मिलेगा? रूपिम। क्या लिखा हो सकता है? रूपिम। रूपिम आपका शब्द के जैसा ही है, तो रूपिम अगर नहीं है विकल्प में तो शब्द या पद आप टिक लगा सकते हैं। भाषा की सबसे बड़ी इकाई की बात करेगा तो ये हो जाएगी वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? वाक्य हो जाएगी। एक बार मैं इसको रूपिम सही से लिखे दे रहा हूँ, रूपिम, ये रूपिम होता है। ठीक, ये हो जाएगा। तो कुछ भाषा की इकाई से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 टाइप से ही आपके प्रश्न बनेंगे। ये पांचों इकाइयां मैंने आपको बता दी हैं। तो ये हो गई भाषा की इकाइयां। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला, तो जो वर्णों का, देखिए वर्णों या फिर वर्णों को लिपि चिन्ह भी कहते हैं, तो वर्णों की जगह लिपि चिन्ह भी लिखा मिल सकता है। वर्णों या लिपि चिन्हों का व्यवस्थित या फिर कह सकते हो क्रमबद्ध समूह, ये क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। वर्णमाला कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, कितने वर्ण आते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में टोटल अगर वर्णों की बात करें तो 52 वर्ण हैं। अगर कुल वर्ण बात करें, कुल वर्ण, तो इनकी संख्या हो जाएगी 52। इन 52 वर्णों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। विभाजन इनका 2 पार्ट में हुआ है, स्वर और व्यंजन में। किस में हुआ? स्वर में और व्यंजन में। तो अब देखते हैं, एक एक टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। स्वर क्या होते हैं और इनके डिवीजन कितने कितने प्रकार से हैं, इसको मैं देखूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब आता है आपकी पहली हेडिंग हो जाएगी स्वर। स्वर होते क्या हैं? डायरेक्टली आपको परिभाषा नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये मैं लिखे दे रहा हूं, जिनका स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके। जिसका स्वतंत्र उच्चारण हो सके, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। या फिर जो बिना किसी की सहायता से बोले जाएं, जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाएं, अन्य वर्ण की सहायता से के बोले जाएं, वो सब क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। ठीक, अब अगर संख्या की बात करें स्वरों की, तो स्वरों की संख्या हो जाती है 11। कुल बात करें, या हम कह सकते हैं टोटल कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएगी इनकी संख्या 13। लेकिन तब हम अनुस्वार और विसर्ग यानी अंग और आहा, अंग प्लस आहा, इसको मिला लेने पर 13 होती है संख्या। लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप कोशिश करेंगे कि 11 को टिक करेंगे। ठीक है, अगर स्वरों की संख्या पूछेगा तो वो 11 रहेगी। ठीक, चलिए ये हो गया स्वर। अब हम इनका डिवीजन देखते हैं, स्वरों का वर्गीकरण क्या है। ठीक, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, स्वर का वर्गीकरण। तो पहला वर्गीकरण जो है वो इनका उत्पत्ति के आधार पर है। उत्पत्ति के आधार पर इनका आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे या तो नोट्स बनाते रहेंगे। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बताया गया है, और ये तब हो जाएंगे आपके 2। ठीक है, ये 2 हो जाएंगे। पहला कौन हो जाएगा? पहला हो जाएगा मूल स्वर, और दूसरा हो जाता है संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर। यहां पर संधि का मतलब क्या होता है? मेल या मिलाप। तो जब 2
वर्णों के योग से बने होंगे, दो वर्णों के योग से, वो क्या कहलाएंगे? वो संधि स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? ये अकेले हैं, ये बिना किसी के योग से बने हुए हैं, तो ये मूल स्वर कहलाएंगे। अब अगर इनकी बात करें संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगी 4। कौन कौन से? आ, ई, उ और री, ये 4 हो जाएंगे। जो संधि स्वर होते हैं वो 7 होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ और औ, ये 4 हो जाएंगे। ये 7 हो जाएंगे, तो इनको बोलते हैं हम संधि स्वर। ठीक, अब इनका डिवीजन थोड़ा और दे रखा है। जो संधि स्वर होते हैं, हाँ, संधि हो जाएंगे संधि स्वर 2 प्रकार के। एक तो बोला जाएगा मूल दीर्घ, और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ और संयुक्त स्वर, यहां पर भी मैं स्वर लिखे दे रहा हूं। ये हो जाएंगे, मूल दीर्घ हो जाएंगे 3, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और जो संयुक्त स्वर होते हैं वो 4 होंगे, ए, आए, ओ और औ, ये हो जाएंगे 4। ठीक है, अब एक बार देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो जो मूल दीर्घ होते हैं वो समान स्वरों के योग से बने होंगे, जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ, ये बराबर मिलकर के क्या बना? बड़ा आ। तो ये दोनों समान स्वरों के योग से बने हैं। ऐसे ही संयुक्त स्वर जो होते हैं वो असमान स्वरों के योग से बने होते हैं। जैसे आ प्लस ई को मिला लेने से ए बन जाता है, और आ प्लस ए को मिला लेने पर ऐ बन जाता है। ऐसे ही आ प्लस उ को मिला लेने पर ओ बनेगा, और आ प्लस ओ को मिलाने पर औ बनता है। तो ये चारों क्या हैं? देखो, असमान स्वरों के योग से बने हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये संयुक्त स्वर हो जाएंगे। ठीक, तो ये डिवीजन था आपका उत्पत्ति के आधार पर। अगला जो डिवीजन स्वरों का मिलता है वो मिलता है उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पर। उच्चारण काल, या आप कह सकते हो मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर ये हो जाएंगे आपके 3 प्रकार के। पहला जो प्रकार रहेगा वो रहेगा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, या हम इनको एक मात्रिक कहते हैं। एक मात्रिक स्वर। दूसरा जो होता है वो होता है दीर्घ स्वर, या इनको बोला जाता है द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर। तीसरा जो रहेगा उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, या इसी को हम बोलते हैं त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर। अब देखिए ये कौन कौन से होते हैं। ह्रस्व स्वर जो रहेगा, इनके उच्चारण काल में, इनके उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है, इसीलिए इनको ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। मात्रा काल का मतलब एक बार में पलक झपकने पर जितना समय लगे वो एक मात्रा काल कहलाता है। तो यहाँ पर एक मात्रिक कौन कौन से हो जाएंगे? एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये हो जाएगा एक मात्रिक स्वर। दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर, इसकी परिभाषा अगर हम बताएं आपको तो ये होगा जिनके उच्चारण काल में 2 मात्रा काल का, या जिनके उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगता है वो द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, या इसको हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। दूसरी परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि एक मात्रिक की अपेक्षा 2 गुना समय लगे, या ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगे। कौन कौन से हो जाएंगे? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए,
ओ और औ, ये इतने हो जाएंगे द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर का संकेत होता है ये ऐसा आकार का या फिर इस तरीके से बना हुआ मिलता है, ये होता है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर क्या होगा? इनमें 3 मात्रा या उससे अधिक का समय लगता है और किसी भी स्वर के पीछे ये इस तरीके से लगा देने पर वो क्या बन जाता है? प्लुत स्वर। इसका मतलब उसको थोड़ा देर तक बोलना होता है। जैसे एक मात्रिक अ, द्विमात्रिक आ और त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर आ, ऐसे बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये था डिवीजन उच्चारण काल के आधार पर। अगला जो होता है वो होता है जिह्वा की सक्रियता के आधार पर। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। जिह्वा की सक्रियता के आधार पर, जिह्वा की सक्रियता के आधार पर। तो ये भी हैं 3 प्रकार के। इनके विभाजन का आधार होता है जिह्वा की सक्रियता, मतलब जब हम बोल रहे होते हैं वर्णों को तो कौन सा भाग सक्रिय है। क्या अग्रभाग सक्रिय है? तो अगर अग्रभाग सक्रिय है तो उसको अग्रस्वर बोलेंगे। अगर जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय होता है तो उसको हम मध्य स्वर बोलेंगे। और अगर जिह्वा का सबसे लास्ट वाला भाग सक्रिय होता है तो उसको हम पश्च स्वर बोलते हैं, पश्च स्वर। ये 3 तरीके का हो जाएगा। और अगर इनमें पूछे वर्ण कौन कौन से आते हैं तो इसमें आ जाएगा छोटी ई, अग्र स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ आ जाएगा। ये इतने क्या होते हैं? अग्रस्वर होते हैं। मध्य स्वर केवल और केवल छोटा आ होता है। पश्च स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये इतने क्या हो जाएंगे टोटल? ये हो जाएंगे आपके पश्च स्वर। तो ये जिह्वा की सक्रियता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, अगला जो डिवीजन रहेगा आपका वो मुख खुलने के आधार पर होता है। ठीक है, मुख खुलने के आधार पर, मतलब कितना मुंह खुल रहा है, मुख खुलने के आधार पर। तो ये जो रहेगा आपका ये हो जाएगा 4 प्रकार का। ठीक, ये 4 प्रकार हो जाएंगे। पहला जो प्रकार रहेगा उसको बोलेंगे संवृत स्वर, संवृत स्वर। दूसरा जो रहेगा उसको बोलेंगे अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर। तीसरा जो प्रकार रहेगा वो रहेगा विवृत स्वर, और चौथा जो प्रकार रहेगा वो रहेगा अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। ये हो जाएंगे 4 प्रकार के। अब इसमें आते कौन कौन से हैं? इसमें आ जाएगा छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये 4 क्या हो जाएंगे? ये समृद्ध स्वर हो जाएंगे। विवृत स्वर में ए और ओ आ जाएगा। ऐसे ही अर्ध समृद्ध में विवृत स्वर में बड़ा आ आता है और अर्ध विवृत स्वर में इसमें आ जाएंगे। बाकी शेष जितने बचे हुए हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। बड़ा आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, आय आ जाएगा और औ आ जाएगा। तो इतने हो जाते हैं 4 प्रकार के मुख खुलने के आधार पे। अगला डिवीजन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा मांसपेशियों की शिथिलता के आधार पर। मांसपेशियों की शिथिलता के आधार पर। इसमें 3 प्रकार के हो जाएंगे। ये 3 कौन कौन से हैं वो देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो शिथिल स्वर बोलते हैं या कोमल कह सकते हो आप इनको। शिथिल स्वर मतलब सबसे कम खिंचाव वाला। मध्यम स्वर मतलब थोड़ा उससे अधिक खिंचाव होता है।
और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कठोर स्वर। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अब शिथिल स्वर में आपका छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, ये 3 आएंगे। मध्यम स्वर में ए और ओ आता है। कठोर स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, आय तथा औ, ये 4 आ जाते हैं कठोर स्वर में। तो ये रहा इनका डिवीज़न मांसपेशियों की शिथिलता के आधार पर। इसमें एक और मिलता है वर्तुल और अवर्तुल करके, मुख की या ओष्ठ की गोलाई के आधार पर। तो इसमें आप जिनके उच्चारण में मुंह गोल होता है वो वर्तुल और जिनमें गोल ना हो वो अवर्तुल हो जाते हैं। सजातीय विजातीय भी मिलता है, तो छोटा बड़ा, छोटी ई बड़ी, ये सब सजातीय हैं। विजातीय में क्या हो जाएगा, ए आय ओ आओ हो जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के स्वरों से मिलकर बने होते हैं। ठीक, तो ये कुछ डिवीज़न होता है स्वरों का। एक नोट आप ध्यान रखेंगे कि जितने स्वर होते हैं वो समस्त स्वर अपने मूल रूप में निरनुनासिक होते हैं। निरनुनासिक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने स्वर होते हैं उनके उच्चारण में नासिका का सहयोग नहीं लिया जाएगा। तो ये था मेरे आज के लेक्चर का पहला पार्ट। तो वर्णमाला का ये पार्ट 1 है। ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ, फिर आगे आने का जो आगे लेक्चर्स होंगे उनका मैं प्लान बना लेता हूँ। तो ये जो वर्णमाला चैप्टर है इसका पार्ट 1 मैंने आज कराया है, पार्ट 1, और इसमें मैंने आपको स्वरों के बारे में बताया है। स्वर पार्ट 2 जो रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा व्यंजन के बारे में। ठीक है, पार्ट 2 में मैं व्यंजनों के बारे में बात करूंगा, प्लस इसके साथ जो वर्णों के अन्य वर्गीकरण हैं, वर्णों के अन्य वर्गीकरण जिसमें आप अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष ये सब देखते हैं, प्लस जो अन्य शेष टॉपिक बचे हुए हैं, अन्य शेष टॉपिक जो बच रहे हैं मैं उनको पार्ट 2 में रखूँगा। तो ये आज मैंने एक छोटा सा लेक्चर रिकॉर्ड किया है, छोटा सा लेक्चर दिया है आपके लिए। एक आप इसको पढ़िए, आप देखिए कि आपके काम ये कितना आता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि स्वरों से जितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे मैंने आपके सामने रख दिए हैं। पहले मैं पूरी थ्योरी की क्लास पढ़ा लूँगा और फिर उसके बाद इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाऊँगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको हर एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद में प्रैक्टिस सेट करवा सकता हूं, जिससे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं, कैसे बनते हैं, ये भी आपको पता चलता रहेगा। तो आज की क्लास कैसी लगी वो ज़रूर कमेंट करिएगा। आप कहां से मेरे वीडियोस देख रहे हैं आप अपने नाम के साथ, अपनी लोकेशन के साथ कमेंट करिए, जिससे मैं भी ये समझ सकूँ कि मेरे स्टूडेंट्स या मुझसे पढ़ने वाले कहाँ कहाँ तक जुड़े हुए हैं। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तब तक आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत से, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमारी आउटलुक की टीम आपके साथ लगी हुई है और इस बैच को हम बहुत शिखर तक ले जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको एग्ज़ाम में मेरे पढ़ाए हुए हिंदी के सिलेबस से बाहर नहीं मिलेगा।